जय हिंद दोस्तों। हम हैं राजकुमार और हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 के छात्रों के लिए अर्थशास्त्र। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति के नियम के बारे में, क्योंकि इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं तीसरे चैप्टर में। जो पहला वीडियो था उत्पादन की अवधारणा। अब उससे आगे हम उत्पत्ति के नियम के बारे में पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, उत्पत्ति का नियम होता क्या है। ये उत्पादक के बारे में पढ़ा जाता है। उत्पादक क्या चाहता है, उत्पादक क्या करता है। उत्पादक वस्तुओं के उत्पादन का कार्य करता है और वो चाहता क्या है, अधिकतम लाभ कमाना चाहता है। उत्पादन किससे करता है, उत्पादन के साधनों का प्रयोग करके करता है। उत्पादन के साधन बहुत होते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, यानी भूमि, श्रम, पूंजी, साहसी। ये उत्पादन के कुछ प्रमुख साधन होते हैं। और भी बहुत सारे साधन होते हैं। इन साधनों को वो कैसे लगाए, कितनी मात्रा में लगाएं ताकि उसका अधिकतम रिटर्न हो। यानी यदि साधन लगाए तो उसे इनपुट कहा जाता है, और जब उत्पादन होता है तो उसे आउटपुट कहा जाता है। उत्पादक चाहता है इनपुट को कम से कम लागत में लगाएं और आउटपुट अधिकतम हो जाए, ताकि उसका लाभ, जो उसका उद्देश्य है, अधिकतम हो जाए। ठीक है। तो इस बात को समझने के लिए उत्पादन के नियम पढ़ा जाता है। यानी उत्पादन का नियम हमें क्या बताता है, उत्पादन के साधनों और उत्पादित की गई वस्तुओं के मध्य संबंध को बताता है कि उत्पादन साधन कितना लगाओगे तो उससे उत्पादित वस्तु कितना होगा, इनपुट कितना होगा और उससे आउटपुट कितना होगा। इनके बीच संबंध बताता है उत्पादन के नियम। तो हम लोग पढ़ते हैं उत्पादन के नियम के बारे में। आइए उत्पत्ति के नियम। लॉ ऑफ रिटर्न्स। लॉ ऑफ रिटर्न्स। लॉ ऑफ रिटर्न्स तीन प्रकार के होते हैं। आपको तीनों पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ये उत्तर प्रदेश बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। ये हमेशा बार बार पूछा जाता है और हम आपको डिटेल में समझाएंगे। पहला, उत्पत्ति ह्रास नियम। इसको इंग्लिश में कहा जाता है लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स। दूसरा, उत्पत्ति वृद्धि नियम। इसको इंग्लिश में कहा जाता है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। तीसरा, उत्पत्ति समता नियम। लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। कांस्टेंट रिटर्न। हिंदी इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी इस इंग्लिश को देवनागरी लिपि में पूछ लेता है। हिंदी को लिख लेगा लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्या होता है, बता। लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स क्या होता है। तो यहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों आना चाहिए, किसी भी मीडियम में आप पढ़ते हो। उत्पत्ति के तीन नियम हैं: उत्पत्ति ह्रास नियम, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम। उत्पत्ति ह्रास नियम को और कई नामों से जाना जाता है, कई जगह आपको मिलेगा, तो कंफ्यूज ना हो इसलिए हम आपको और नामों से परिचित करा देते हैं। घटते प्रतिफल का नियम, इसे अन्य नामों से जाना जाता है घटते प्रतिफल का नियम। घटते प्रतिफल का, यह घटते साधनों के प्रतिफल का नियम। घटते साधनों के प्रतिफल का नियम।
डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, और इसको नाम से जाना जाता है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये 3 नाम है इसके, तीनों नाम फेमस है, कभी कभी एग्जाम में बदल बदल के आते रहे। उत्पत्ति ह्रास नियम को घटते साधनों के प्रतिफल का नियम, घटते साधनों के प्रतिफल का नियम, और परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहो, डिक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर कहो, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहो, तीनों एक ही बात है, हम तीनों को एक ही बात से समझेंगे। दूसरा क्या है? उत्पत्ति वृद्धि नियम और उत्पत्ति समता नियम। ठीक है, अब हम इस वीडियो में उत्पत्ति ह्रास नियम को पढ़ेंगे, दूसरे वीडियो में इन दोनों को पढ़ेंगे। देखो, उत्पत्ति ह्रास नियम के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग उत्पत्ति ह्रास नियम के बारे में पढ़ेंगे, और उत्पत्ति ह्रास नियम हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं उत्पादन फलन के बारे में। उत्पादन फलन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अल्पकालीन उत्पादन फलन और दूसरा दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अल्पकालीन उत्पादन फलन में कुछ साधन स्थिर होते हैं, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, यानी उत्पादन को बढ़ाना है तो कुछ साधन को बढ़ा करके उत्पादन बढ़ा सकते हैं, घटा करके घटा सकते हैं, इसे कहा जाता है अल्पकालीन उत्पादन फलन। दीर्घकालीन उत्पादन फलन वो होता है जिसमें उत्पादन के सभी साधन, जितने भी साधन लगे हैं, समान अनुपात में बढ़ा करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, डिमांड के अनुसार पूर्ति किया जा सकता है, इसे कहते हैं दीर्घकालीन उत्पादन फलन, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। यहाँ अल्पकालीन उत्पादन की फलन की बात हो रही है, जहां पर कुछ साधन स्थिर और कुछ साधन परिवर्तनशील साधन है। ठीक है, तो कुछ साधन जो स्थिर हैं जैसे लैंड, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, इसको बदलने के लिए ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, खेत ज्यादा खरीदना हो, खेत ज्यादा यूज करना हो तो इसके लिए ज्यादा समय की जरूरत है, ज्यादा कैपिटल की जरूरत है, ट्रैक्टर लाना हो तो इसके लिए ज्यादा जरूरत है, इसके लिए ज्यादा समय चाहिए। और एक साधन होता है श्रम, श्रम को परिवर्तनशील साधन के नाम से जाना जाता है। इसे उत्पादक जब चाहे इसे बुला सकता है किराए पर और जब चाहे इसे हटा सकता है। अब एक बार ट्रैक्टर खरीद लेगा तो उसे तो नहीं बेच सकता, एक बार किसान ने खेत ले लिया तो खेत इतनी जल्दी नहीं हट सकता है, तो इन सभी में टाइम लगता है। लेकिन जो श्रम होता है, श्रम एक ऐसा साधन है जिसे व्युत्पन्न साधन भी कहा जाता है, और जो है इसे परिवर्तनशील साधन भी कहा जाता है। इसको आसानी से किराए पर खरीदा भी जा सकता है और इसे हटाया भी जा सकता है। तो जब भी हमें जरूरत हो श्रम को खरीद सकते हैं, श्रम के 8 घंटे को खरीद सकते हैं, उससे उत्पादन बढ़ा सकते हैं, और जब हमें नहीं जरूरत है उसे हटा सकते हैं। तो श्रम एक परिवर्तनशील साधन है, इसको लगाते जाना है और उत्पादन बढ़ाते जाना है। ठीक है, तो एक समय ऐसा आएगा कि जो स्थिर साधन है उसमें श्रम लगाते जाने से उत्पादन तो पहले बढ़ेगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा, उसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे उत्पादन घटना शुरू हो जाएगा और एक समय आएगा कि नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, एक इकाई जब श्रम लगाओगे तो उससे उत्पादन पहले बढ़ेगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा, उसके बाद श्रम लगाओगे तो बढ़ेगा लेकिन घटती दर से बढ़ेगा, फिर लगाओगे फिर शून्य हो जाएगा, फिर उसके बाद नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, जितनी श्रम की जरूरत है उससे ज्यादा हो जाएगा। तो श्रम लगाते जाने से उत्पादन ह्रास नियम लागू हो जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग पहले परिभाषा समझेंगे, फिर उसको टेबल बनाएंगे, फिर जो है उसकी ग्राफ के द्वारा समझेंगे। बस बात इतनी है कि जब हम कुछ साधन स्थिर रखते हैं, उस स्थिर साधनों को प्रयोग करने के लिए श्रम को लगाते जाते हैं, और श्रम को लगाने से प्रतिफल क्या होता है, पहले तो सभी साधनों के प्रयोग से खूब ज्यादा उत्पादन हो रहा होता है, फिर उसके उत्पादन धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाता है, फिर नेगेटिव हो जाता है,
इसी को कहा जाता है उत्पादन ह्रास नियम। इसमें कुछ टेक्निकल बातें हैं, इसे हम समझेंगे। एग्जाम में आपको क्या क्या याद रखना है वो हम पढ़ेंगे, और इसमें परिभाषा याद रखेंगे, मान्यता को पढ़ेंगे, ठीक है, ग्राफ और टेबल पढ़ेंगे। बस इसी बात को हमको प्रूव करना है, ठीक है। आइए हम देखते हैं परिभाषा। तो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार क्या है उत्पत्ति ह्रास नियम? उत्पत्ति ह्रास नियम जैसा कि सामान्य रूप से कहा जाता है, बताता है कि यदि उत्पादन के किसी एक साधन की मात्रा को स्थिर रखा जाए तथा अन्य साधनों की मात्रा में क्रमशः वृद्धि की जाए तो एक निश्चित बिंदु के बाद उत्पादन में घटती हुई दर से वृद्धि होगी। ठीक है, ये भी कहते हैं कि जब भी किसी स्थिर साधन के ऊपर परिवर्तनशील साधन लगाते जाएंगे तो एक समय के बाद कुल उत्पादन में घटती हुई दर से वृद्धि होगी। इसी को उत्पादन ह्रास नियम के नाम से जाना जाता है। इनके अनुसार देखो दूसरी परिभाषा प्रोफेसर बेनहम के अनुसार, उत्पादन के साधनों के संयोग में एक साधन के अनुपात में ज्यों-ज्यों वृद्धि की जाती है तो एक सीमा के पश्चात उस साधन की सीमांत तथा औसत उत्पादन घटता जाता है। इसी को उत्पादन ह्रास नियम कहते हैं। देखो ये भी बेनहम महोदय भी ये कहते हैं। अब हम लोग ये नियम समझ गए होंगे कि उत्पत्ति ह्रास नियम क्या है। जब भी स्थिर कोई साधन हो, जैसे लैंड, कैपिटल यानी भूमि, कैपिटल और भी अन्य साधन जो स्थिर हो, उनके लिए ज्यादा समय चाहिए परिवर्तन के लिए, लेकिन हमें उत्पादन बढ़ाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, श्रम को और ज्यादा लगाते हैं, श्रम से ज्यादा खुद काम करवाना चाहते हैं तो उससे उत्पादन बढ़ता है। लेकिन पहले तो बढ़ता है, लेकिन और जब श्रम लगाते जाएंगे धीरे धीरे उत्पादन घटना शुरू हो जाएगा। इसी को उत्पादन ह्रास नियम कहा जाता है। ये परिभाषा समझ गए। ये नियम किन मान्यताओं यानी किस बात को हम लोग मानेंगे तब ये नियम काम करेगा, ठीक है। देखो इसकी मान्यता क्या है। नंबर 1, इस नियम की मान्यता यानी एजम्पशंस क्या है, उत्पादक का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, ठीक है। पहली मान्यता क्या है, उत्पादक का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। यदि हम कहें कि उत्पादक का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है तो ये नियम लागू होगा ही नहीं है, उसका उद्देश्य ही लाभ कमाना है, कल्याण करना है। तो यहाँ कल्याण करना नहीं है, उत्पादक का उद्देश्य लाभ कमाना, वो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहता है और वो श्रम का ज्यादा से ज्यादा शोषण करना चाहता है। शोषण मीन्स उसको 8 घंटे काम करने के बदले वो ज्यादा से ज्यादा जो है काम कर लेना चाहता है और कम से कम पैसा देना चाहता है। तो उत्पादक का उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना। दूसरा, उत्पादन के साधनों के अनुपात में इच्छा अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। पहले हम जानते हैं, हम बता चुके हैं आपको कि उत्पादक जब उसको जरूरत होता है श्रम को लगाता है उत्पादन में और जब नहीं जरूरत हो तो हटा देता है, ठीक है। तो इच्छा अनुसार क्या है, साधनों में परिवर्तन कर सकता है। दूसरा, नेक्स्ट, कम से कम एक साधन स्थिर रहना चाहिए। कम से कम क्या हो, एक साधन स्थिर रहना चाहिए, ठीक है। हम जानते हैं अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, ये सब मान्यता है। फिर इसके बाद परिवर्तनशील साधन समरूप होना चाहिए, ठीक है। जो भी परिवर्तनशील साधन जैसे श्रम हो एक समान होना चाहिए। ये नहीं कि हमने श्रम एक जो है 18 साल का रख दिया और एक जो है 5 साल का रख दिया, ठीक है, वो श्रम नहीं, एकदम एक समान होना चाहिए। जैसे काम करने की क्षमता हो बराबर होनी चाहिए। क्रम 18 से 40 साल, 18 से 50 साल के बीच जो श्रमिक होते हैं उन्हीं को रखना चाहिए। नहीं एक 80 साल का रख दिया, एक 40 साल का रख दिया, तो दोनों की कार्य क्षमता में बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है। वैसे ह्यूमन टेंडेंसी थोड़ा बहुत अंतर होता है, ठीक है, लेकिन जब इतना ज्यादा अंतर हो जाएगा, एक 80 साल का एक 40 साल का, तो उनमें बहुत ज्यादा अंतर हो जाएगा। तो परिवर्तनशील साधन क्या होना चाहिए, समरूप होना चाहिए, लगभग समान होना चाहिए। इनका कहने का मतलब ये है। तकनीकी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उत्पादन की जो तकनीकी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये नियम लागू नहीं होता। हालांकि आधुनिक अर्थशास्त्री ये कहते हैं कोई भी तकनीकी ले आओ, कुछ भी ले आओ, एक समय के बाद सब में उत्पादन ह्रास नियम लागू होगा। बिक्सटीट कहते हैं कि उत्पादन ह्रास नियम जो है सर्वमान्य है और सर्व जगह व्याप्त है। किसी भी उत्पादन सेक्टर में चले जाओ सब जगह उत्पादन ह्रास नियम लागू होगा। बिक्सटीट ऐसा मानना है, ठीक है। एडम स्मिथ और जो क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं वो भी कहते हैं कि जब हम कृषि में लागू होगा, कुछ क्षेत्रों में लागू होगा, धीरे धीरे नौ क्लासिकल आए वो कहते हैं कि नहीं सभी क्षेत्रों में लागू हो जाएगा, ठीक है। तो क्लासिकल का मानना था केवल ये भूमि पर लागू होता है, कृषि क्षेत्र में लागू होता है उत्पादन ह्रास नियम, लेकिन उसके बाद आने वाले अर्थशास्त्री कहते हैं सभी क्षेत्रों में लागू होता है। और बिक्सटीट ने कह दिया ये सर्वमान्य और सर्वव्यापी है, हर जगह ये नियम लागू होता है। ये नियम देखो नेक्स्ट क्या है, नियम का संबंध वस्तु की भौतिक मात्रा से है, उसके मूल्य से नहीं होता है, ठीक है।
तो ये छठा देखो इंपॉर्टेंट है, नियम का जो संबंध है, उत्पादन ह्रास नियम का संबंध वस्तु की भौतिक मात्रा से, वस्तु के उत्पादन से है, उसके मूल्य से नहीं, उसके मूल्य घटने बढ़ने से यहाँ उसका संबंध नहीं है। मूल्य का घटना बढ़ना मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, डिमांड और सप्लाई के आधार पर। ठीक है, ये रहे उसकी परिभाषा और उसकी मान्यता। आई होप परिभाषा और मान्यता समझ गए होंगे। अब हम इस नियम की व्याख्या के बारे में बात करते हैं। इस नियम की क्या व्याख्या है? उत्पादन ह्रास नियम की व्याख्या तीन बातों पर, तीन कॉन्सेप्ट को लेकर के की जाती है। नंबर एक, कुल उत्पाद। नंबर दो, सीमांत उत्पाद, सीमांत उत्पाद या उत्पादन। नंबर तीन, औसत उत्पादन। ठीक है, इसे कहा जाता है टोटल प्रोडक्शन, इसे कहा जाता है मार्जिनल प्रोडक्शन और इसे कहा जाता है एवरेज प्रोडक्शन। ये सभी हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। टोटल प्रोडक्शन क्या होता है? उत्पादन के सभी साधनों के प्रयोग के द्वारा जो उत्पादन होता है उसे हम कुल उत्पादन कहते हैं। उत्पादन की एक इकाई, उत्पादन की एक इकाई से जो उत्पादन होता है उसे हम सीमांत उत्पादन कहते हैं। यानी उत्पादन की अंतिम इकाई से जो कुल उत्पादन में परिवर्तन होता है उसे हम सीमांत उत्पादन कहते हैं। औसत उत्पादन, जब हम कुल उत्पादन को उत्पादन के साधन की एक इकाई से भाग दे देते हैं। ठीक है, कुल उत्पादन को उत्पादन की इकाइयों से, उत्पादन की इकाइयों की संख्या से भाग दे देते हैं तो उसे हम औसत उत्पादन कहते हैं। जैसे इसको हम कैसे निकालते हैं? समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, यदि हम इसे जोड़ दें समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट को, टोटल प्रोडक्शन प्राप्त हो जाता है। या दूसरे तरीके से एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्शन इनटू लेबर, जितनी संख्या उससे गुणा कर दें तो भी हमें टोटल प्रोडक्शन प्राप्त हो जाता है। सीमांत उत्पाद क्या है? प्रोडक्शन कुल उत्पाद डिवाइड बाय चेंज इन लेबर, यानी कुल उत्पादन के अनुपात के रूप में जाना जाता है। या इसे कह सकते हो आप, इससे पहले आप पढ़ चुके हो कि मार्जिनल प्रोडक्ट बराबर, मार्जिनल प्रोडक्शन बराबर टोटल प्रोडक्शन एन माइनस टोटल प्रोडक्शन एन माइनस वन, ये आप पढ़ चुके हो। ठीक है, सीमांत उत्पाद। औसत उत्पाद क्या होता है? टोटल उत्पाद बटे एल। यदि हम इसे भाग दे दें, कुल उत्पाद को उत्पादन की साधनों की संख्या से भाग दे दें तो औसत उत्पादन हमें प्राप्त हो जाता है। ये हम डिटेल में इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। इन तीनों कॉन्सेप्ट को लेकर के उत्पादन ह्रास नियम की व्याख्या की जाती है। ठीक है, उत्पादन ह्रास नियम कि जैसे ये उत्पादन क्या होता है, हम कुछ साधन स्थिर, कुछ साधन परिवर्तनशील करते रहते हैं। उससे होता क्या है? पहले हम कुल, जब स्थिर साधन तो स्थिर है, मान लो श्रम क्या है, बढ़ाते जाते हैं, लेकिन भूमि स्थिर है, भूमि स्थिर है तो श्रम बढ़ाते जाते हैं तो कुल उत्पाद पहले बहुत तेजी से बढ़ता है। ठीक है, सीमांत उत्पाद भी बढ़ता है, औसत उत्पाद भी बढ़ता है। ठीक है, इस दशा को कहा जाता है प्रथम अवस्था। फिर और श्रम बढ़ाते हैं तो कुल उत्पाद बढ़ता तो है लेकिन घटती दर से, सीमांत उत्पादन भी घटना शुरू हो जाता है, औसत उत्पादन भी घटना शुरू हो जाता है। इसको कहा जाता है दूसरी अवस्था। इसके बाद कुल उत्पादन घटना शुरू हो जाता है, सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है, औसत उत्पादन भी जो है घटना शुरू हो जाता है। इसको कहा जाता है तीसरी अवस्था। ठीक है, तो ये जो है इन तीनों कॉन्सेप्ट को लेकर उत्पादन ह्रास नियम की व्याख्या की जाती है। तो अब हम इसे समझते हैं। देखिए, मान लो इधर स्थिर साधन है, क्या है? स्थिर साधन। दूसरा इधर अवस्था रख लो, परिवर्तनशील साधन, परिवर्तनशील साधन। इधर कुल उत्पादन, इधर सीमांत उत्पादन, इधर औसत उत्पादन। होता क्या है इसमें देखना, स्थिर साधन क्या है? भूमि पूंजी इत्यादि को क्या है? स्थिर साधन मान लो। परिवर्तनशील साधन श्रम को क्या बोलते हैं? लेबर। भूमि को लैंड, कुल उत्पादन को टीपी,
सीमांत उत्पादन को मार्जिनल प्रोडक्शन एमपी, औसत उत्पादन को एपी। ये सब हम पहले से जानते हैं, पढ़ चुके हैं। अब देख समझना। स्थिर साधन मान लो 10 एकड़ है, 10 एकड़ हमारे पास जमीन है। पहला श्रम हम लगाते हैं, एक श्रम लगाते हैं इस भूमि पर जो स्थिर है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। पहला श्रम लगाते हैं तो कुल उत्पादन होता है मान लो 5 क्विंटल। कितना होता है? 5 क्विंटल। सीमांत उत्पादन भी कितना होता है? 5 क्विंटल। औसत उत्पादन भी कितना होता है? 5 क्विंटल। ठीक। यदि हम इसको स्थिर रखें, इसको क्या करें? स्थिर रखें, एक श्रम और लगा दें, 2 हो जाएंगे, तो कितना उत्पादन होगा? हो जाएगा मान लो 12 क्विंटल का। ये स्थिर है। यदि हम तीसरा श्रम लगाते हैं, देखो अभी हम क्या श्रम बढ़ाते जा रहे हैं, ये उतना ही है। ये 10 एकड़ यहाँ भी था, 10 एकड़ यहाँ भी, 10 एकड़ यहाँ भी है, लेकिन हम श्रम की संख्या बढ़ाते जाते हैं। पहले एक श्रम, दो श्रम, तीसरा श्रम, अब तीसरा श्रम हो गया, तो मान लो अब कितना हो गया? 20 क्विंटल। क्या है? बढ़ती दर से बढ़ रहा है। देखो 5 से दुगुना से भी ज्यादा हुआ, फिर 5 और बढ़ना चाहिए, उससे ज्यादा हुआ, पहले बहुत तेजी से बढ़ा। ठीक। यदि हम ये इतना ही रखें लेकिन चौथा लेबर लगा दे, ठीक, अब होगा 25 क्विंटल का। अब धीरे धीरे कम करना कोशिश करेंगे। अब अगला लेबर लगाते हैं, पांचवा लेबर, ये हो जाता है 2 क्विंटल की केवल वृद्धि होती है। यदि हम भूमि उतना ही रखें, छठा लेबर लगा दें, तो कुछ उत्पादन नहीं बढ़ा, टोटल उत्पादन बढ़ा ही नहीं। कितना हुआ? केवल 27 का 27 रहा। यदि हम सातवां लेबर लगा देते हैं, यदि सातवां लेबर लगा देते हैं तो हमारा उत्पादन घट जाता है, उत्पादन 24 हो जाता है। घट के कितना हो जाता है? 24 क्विंटल का हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर घट गया। अब इससे ज़्यादा हम कैलकुलेशन नहीं ज़्यादा करते हैं, ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए। तीनों बातें इसमें आ गई। देखो यहाँ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, फिर यहाँ स्थिर हो गया, यहाँ घट गया, 3 बातें होनी चाहिए। आपको टेबल, कुछ भी टेबल एकदम रटना नहीं है, आप अपने अनुसार बनाइए कि पहले श्रम ये स्थिर रखिए, श्रम जो है बढ़ाते जाइए, और यहाँ पहले क्या करना है? पहले खूब तेजी से बढ़ाना है, फिर स्थिर कर देना है, फिर घटा देना है। आपका टेबल बनके तैयार हो जाए। कोई भी संख्या आप एज्यूम कर लो। और सीमांत उत्पाद, अब इससे सीमांत उत्पादन निकालना है। कैसे? आप इस फार्मूले में जो आप अभी पढ़े हो, मार्जिनल प्रोडक्ट बराबर टोटल प्रोडक्ट n माइनस टोटल प्रोडक्ट n माइनस 1, ये आप पढ़ चुके हो, इसी फार्मूले में रख दो। सीमांत उत्पादन पहला सब बराबर हो जाता है, दूसरे में से पहला माइनस कर दीजिए, निकल आएगा। देखो ये है n और ये है n माइनस 1, तो 12 में से 5 घटाओगे आप। ठीक है, 12 में से 5 घटाओगे कितना होगा? 12 माइनस 5 बराबर कितना होगा? 7 क्विंटल। 7 क्विंटल। ठीक है, 7 क्विंटल सीमांत उत्पादन है। अब 20 में से 12 घटाओगे, 20 माइनस 12 बराबर 8 क्विंटल। 25 माइनस 20, 25 माइनस 20 बराबर 5 क्विंटल। 27 माइनस 25, 27 माइनस 25 बराबर 2 क्विंटल। इसके बाद 27 माइनस 27, 27 माइनस 27 बराबर 0 क्विंटल। फिर 24 माइनस 27, 24 माइनस 27 बराबर माइनस 3 क्विंटल। ये सीमांत उत्पादन निकल के आ गया। औसत उत्पादन, औसत उत्पादन आपको पता है, कुल उत्पादन को वस्तु की संख्या, साधनों की संख्या से भाग दे दो। साधन की संख्या क्या है? ये है। ठीक है, यदि 5 को 1 से भाग दोगे तो 5 आएगा, 12 को 2 से भाग दोगे तो 6 क्विंटल आ जाएगा। ठीक है, 20 को 3 से भाग दोगे तो 6.33 आएगा। ठीक है, यदि 25 को 4 से भाग दोगे तो 6 चौको 24, 6 आ जाएगा, और 6 एक बच गया, 24 एक बच गया, तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, दशमलव कितना आ जाएगा? 0.25। 27 को 5 से भाग करोगे, ठीक है, 27 को 5 से भाग करोगे तो हम 25 दशमलव लगाओगे, 20 हो जाएगा, 5 को 20। ये भाग कर रहे हैं बेटा, आप भाग करना सीख लेना। फिर 27 को 6 से भाग करोगे, 27 को 6 से भाग करोगे कितना आएगा? 6 चौको 24, 24 कट गया, 3 बचा, 30 हो गया।
6 पंचे 30 कट गया। अब 24 को 7 से भाग करोगे, 24 को 7 से भाग करोगे, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 कट गया, 3 बचा, 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 20 हो गया, और लगभग 7 दूनी 14, लगभग 3 के आसपास आ जाएगा। ठीक, ये आपका टेबल बन के तैयार हो गया। कैसे? उत्पादन ह्रास नियम की व्याख्या करता है। उत्पादन ह्रास नियम की व्याख्या के लिए क्या चाहिए? टीपी, एमपी और एपी। ह्रास नियम क्या बताने की कोशिश करता है कि कुछ साधन स्थिर रहता है और कुछ परिवर्तनशील रहता है। तो हमने लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर को स्थिर मान लिया, श्रम एक साधन परिवर्तनशील मान लिया। एक एक स्थिर साधनों पर हम एक श्रमिक बढ़ाते जाते हैं, तो पहले तो कुल उत्पादन बढ़ता है, तेजी से बढ़ता है, फिर स्थिर हो जाता है, फिर उसके बाद घटना शुरू हो जाता है। इन 3 बातों को, तो जहां तक बहुत तेजी से बढ़ता है उसे हम कहते हैं प्रथम अवस्था, स्थिर हो जाता है उसे हम कहते हैं दूसरी अवस्था। ठीक, उसके बाद घटना एकदम कुल उत्पादन घटना शुरू हो जाता है, उसे कहते हैं तीसरी अवस्था। ठीक है, तो अवस्था आप यहां से समझ सकते हो। यहां तक क्या है, अभी अवस्था हम बाद में समझ लेंगे, पहले ये आप समझ गए होंगे कैसे क्या है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, ये स्थिर साधन है, ये परिवर्तनशील साधन है, इसके साधन लगाने से कुल उत्पादन में वृद्धि होता गया है, फिर घटना शुरू हो गया, पहले बढ़ती दर से और फिर घटती दर से। उसके बाद ये इसको हमने इस नियम से निकाला है, सीमांत उत्पादन, इसका प्रयोग करके, और इसको जो है भाग दे करके हमने ये प्रयोग किया है। तो आई होप आप टेबल बनाना आसानी से आ गया होगा आपको। अब इसको व्याख्या हम ग्राफ से करेंगे। किससे करेंगे? ग्राफ से करेंगे। ठीक है, इस 3 अवस्था हैं, 3 अवस्थाओं को ग्राफ से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये प्रथम अवस्था है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की अवस्था, 5वीं तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? उत्पादन साधनों की बढ़ते प्रतिफल की अवस्था। क्या कहा जाता है? बढ़ते प्रतिफल की अवस्था को। यहां घटते प्रतिफल की अवस्था को, फिर इसके बाद ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था को। ये 3 अवस्थाएं होती हैं उत्पादन की, प्रथम अवस्था, दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था। ठीक है, यहां तक क्या है, ये जो 5वीं इकाई है, 1 2 3 4, चौथी इकाई तक उत्पादन की प्रथम अवस्था, जिससे क्या होता है? बढ़ते प्रतिफल की अवस्था होती है। क्या होते हैं? बढ़ते प्रतिफल की अवस्था। दूसरा, घटते प्रतिफल की अवस्था। तीसरा, ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। ठीक है, 3 अवस्थाएं हैं। 3 अवस्थाओं को अभी हम लोग टेबल पढ़ लिए हैं, उसके बाद ग्राफ से समझेंगे। ये टेबल आप लोग उतार लीजिएगा। इस टेबल के आधार पर यदि आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा। देखो, इस टेबल के आधार पर आप ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ग्राफ पेपर पर जब आप बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा। और एग्जाम के लिए आप याद भी रखना बेटा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष दो बिंदु है। इधर रखा जाता है परिवर्तनशील साधन यानी श्रम। एक्स अक्ष पर क्या है? परिवर्तनशील साधन, क्या है? श्रम। इधर रखेंगे उत्पादन, कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन। इधर रखते श्रम। यदि कुल उत्पादन का जब आप ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये कुल उत्पादन का ग्राफ बनेगा टीपी। ये बनाना सीखिएगा बेटा। जहां पर कुल उत्पादन अधिकतम हो जाता है, जहां पर कुल उत्पादन अधिकतम हो जाता है, वहां से एक लाइन ड्रॉ कर देना है और यहीं से ये ग्राफ ले जाना है और यहां से गुजार देना है। ये क्या है? मार्जिनल प्रोडक्शन का है, सीमांत उत्पादन का। ग्राफ बनाने का स्टाइल देखना है, ग्राफ आपको एकदम एग्जैक्ट बनना चाहिए नियम के अनुसार। जहां पर कुल उत्पादन अधिकतम हो जाता है वहां से एक लाइन ड्रॉ कर देना है आपको, और वहीं से एक कर्व जाएगा जिसका नाम होगा सीमांत उत्पादन। ठीक है, ठीक इसी से ये ग्राफ जाएगा ऐसे, और इसको यहां से कटेगा और नीचे चला जाएगा। इधर
नीचे नहीं आएगा इस ग्राफ से, ये नीचे चला जाएगा। इसको कहते हैं एपी, एवरेज प्रोडक्शन। ये तीनों जो आपने भी पढ़ा था, टीपी, एपी और एमपी, तीनों का ग्राफ बन के तैयार हो गया। अब इस ग्राफ को एक्सप्लेन कैसे करना है, ठीक, जहां पर ये मैक्सिमम होता है, यहां पर ये मैक्सिमम होता है, ठीक उसके ऊपर एक बिंदु होता है जो आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु। और जहां पर ये क्रॉस करता है, यहां पर आपको ये याद रखना, ठीक। इस इधर को कहा जाता है फर्स्ट स्टेज, इसको कहा जाता है सेकेंड स्टेज, इसको कहा जाता है उत्पादन की तीसरी अवस्था, ठीक है। ये उत्पादन की प्रथम अवस्था, दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था, ठीक। पहली अवस्था में क्या होता है, उत्पादन, कुल उत्पादन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। देखो कुल उत्पादन, ये पहली अवस्था है, तो पहली अवस्था में कुल उत्पादन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। सीमांत उत्पादन भी तेजी से बढ़ रहा है, अधिकतम होता है और घटना शुरू हो जाता है। पहली अवस्था में ही अधिकतम होता है और घटना शुरू हो जाता है। औसत उत्पादन ये भी बढ़ रहा है, खूब तेजी से बढ़ रहा है, और इसके बाद घटना शुरू हो जाता है, ठीक। ये होगी पहली अवस्था। उत्पादन ह्रास नियम में उत्पादन की पहली अवस्था में कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन क्या होता है, ये समझना। पहली अवस्था में कुल उत्पादन तेजी से बढ़ता है और बढ़ती दर से बढ़ता जाता है, ठीक है, ये कुल उत्पादन समझ गए। सीमांत उत्पादन, सीमांत उत्पादन भी बहुत तेजी से बढ़ता है और अधिकतम होता है और घटना शुरू हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है लेकिन धनात्मक होता है। औसत उत्पादन भी क्या है, ये भी तेजी से बढ़ रहा होता है। तो उत्पादन की पहली अवस्था में चाहे कुल उत्पादन हो, सीमांत उत्पादन हो, औसत उत्पादन हो, तीनों बढ़ रहा होता है। उत्पादन की दूसरी अवस्था में देखना, उत्पादन की दूसरी अवस्था में, उत्पादन की दूसरी अवस्था में कुल उत्पादन बढ़ रहा है लेकिन घटती दर से बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि सीमांत उत्पादन घट रहा है, सीमांत उत्पादन घट रहा है लेकिन क्या है, धनात्मक है। सीमांत उत्पादन घट रहा है लेकिन क्या है, धनात्मक है, इससे ऊपर है, इस लाइन से ऊपर है, इसका मतलब धनात्मक है। तो कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ रहा है। क्या है, कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ रहा है। यहां से लेकर के यहां तक दूसरी अवस्था है ये, ठीक, यहां से लेकर के यहां तक ये दूसरी अवस्था है। ये कुल उत्पादन बढ़ रहा है लेकिन घटती दर से बढ़ रहा है दूसरी अवस्था में कुल उत्पादन। औसत उत्पादन घटना शुरू हो जाता है, सीमांत उत्पादन भी घटना शुरू हो जाता है, दूसरी अवस्था हो गई। उत्पादन की तीसरी अवस्था, उत्पादन की तीसरी अवस्था में कुल उत्पादन घटना शुरू हो जाता है, औसत उत्पादन भी घट रहा होता है लेकिन सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। सीमांत उत्पादन क्या हो जाता है, ऋणात्मक। मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो जाता है, ऋणात्मक, इससे नीचे चला जाता है। ये रही इसकी व्याख्या। अब इसमें बिंदु और भी याद रखना है, ठीक है। कौन कौन सी याद रखना है, कि जहां पर सीमांत उत्पादन अधिकतम होता है, जहां पर सीमांत उत्पादन अधिकतम होता है, उसके ऊपर सीधे जहां कुल उत्पादन का बिंदु मिले उसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मान लो ए बिंदु, इसे कह दें, इसे बी कह दें, इसे सी कह दें, इसे हम डी कह दें, इसे कह दें ई, इसे कह दें एफ, नाम दे देते हैं सभी बिंदुओं का। तो ए बिंदु पर क्या है, ए बिंदु को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन। ये याद रखने वाली चीज है जो आपसे पूछा जाएगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, मोड़ का बिंदु, मोड़ का बिंदु। ये ए बिंदु को मोड़ का बिंदु क्यों कहा जाता है, वो मोड़ का बिंदु इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां से लेकर के, यानी जीरो से लेकर के ए तक कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ रहा है। जीरो से लेकर ए तक क्या है, कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ रहा है। कारण क्या है, कि सीमांत उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अधिकतम हो जाता है। इसके बाद घटना शुरू हो जाता है। इसके बाद क्या हो जाता है, घटना। ए से लेकर के सी तक कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है लेकिन घटती दर से बढ़ रहा है। तो ये क्या है, कुल उत्पादन के ढाल में यहां से परिवर्तन हो रहा है। कुल उत्पादन में जो ढाल हो रहा है, कुल उत्पादन का जो स्वरूप है वो बदल रहा है। तो इस बदलते हुए बिंदु को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी मोड़ का बिंदु। ऐसा क्यों है, इस मोड़ का बिंदु यह इसे बनाया गया क्योंकि इस बिंदु के वो क्या है, ये है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन।
जीरो से लेकर ए तक कुल उत्पादन का वक्र मूल बिंदु की ओर क्या है, उन्नतोदर है। मूल बिंदु की ओर क्या है, उन्नतोदर। जीरो से ओ तक, जीरो से ए तक का बिंदु क्या है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। क्या है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन मतलब मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर है। कुल उत्पादन वक्र यहां से लेकर यहां तक, मोड़ के बिंदु तक क्या होता है, मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर है। उन्नतोदर है, मूल बिंदु की ओर क्या है, उन्नतोदर है। और ए से लेकर के सी, इसके बाद की अवस्था क्या है, ए से सी तक की बाद की अवस्था मूल बिंदु की ओर क्या है, कॉनकेव टू द ओरिजिन है। क्या है, ए से लेकर के सी तक, ए से लेकर के बाद की अवस्था, ए से लेकर के सी तक की अवस्था क्या है, कॉनकेव, कॉनकेव टू द ओरिजिन, कॉनकेव टू द ओरिजिन है। ठीक है, ए से लेकर के इधर की अवस्था क्या है, कॉनकेव टू द ओरिजिन, मूल बिंदु की तरफ, मूल बिंदु की तरफ क्या है। अभी ये आप लिखते गए होंगे, आप इसे मिटा दे रहे हैं। मूल बिंदु की तरफ क्या है, नतोदर है। नतोदर, नतोदर और उन्नतोदर दो वक्र आप इससे पहले वाले वीडियो में आप पढ़ चुके होंगे, पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर में। कमेंट करके बताइएगा कि नतोदर हमने किस चैप्टर में और कहां पढ़ा था, उसका क्या नाम था, ये पढ़ना। ठीक है, हम बता दे रहे हैं नतोदर का वक्र कैसे बनता है। नतोदर का वक्र ऐसे बनता है। ठीक है, इसे कहा जाता है कॉनकेव, कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव टू द ओरिजिन, यानी मूल बिंदु की ओर क्या है, नतोदर है। नतोदर कुछ इस तरीके से बनता है, पेट फूला हुआ होता है। और कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स कुछ इस तरीके से बनता है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, इसे कहा जाता है उन्नतोदर, उन्नतोदर। ठीक है, इस तरीके से बनता है। आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि ये दोनों आप पिछले चैप्टरों में कहां पढ़ा था। ठीक, तो जीरो से लेकर के ए तक क्या है, मूल बिंदु की ओर कॉन्वेक्स है, और ए के बाद क्या है, कॉनकेव है कुल अवस्था। ठीक, ये बात समझ गए होंगे। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन समझ गए होंगे। ए बिंदु क्या है, जहां पर सीमांत उत्पादन अधिकतम होता है, उसी बिंदु को, उस बिंदु के ऊपर में कुल टी वक्र को क्या कहा जाता है, टीपी को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मोड़ का बिंदु कहा जाता है। ठीक है, पहली अवस्था आई होप अच्छे से पढ़ चुके हैं। दूसरी अवस्था देखना। दूसरी अवस्था, दूसरी अवस्था में कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ रहा है, औसत उत्पादन घट रहा है, सीमांत उत्पादन भी घट रहा है लेकिन धनात्मक है। ठीक है, और इस अवस्था के अंत में, इस अवस्था में ये घट रहा होता है, और इस अवस्था के अंत में सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है। सीमांत उत्पादन क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जहां पर सीमांत उत्पादन शून्य होता है, कुल उत्पादन अधिकतम हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर में बहुत आता है। जहां पर सीमांत उत्पादन शून्य होता है, कुल उत्पादन अधिकतम हो जाता है। ठीक है, एफ बिंदु पर क्या है, एफ बिंदु पर, एफ बिंदु पर सीमांत उत्पादन शून्य होता, शून्य है, और कुल उत्पादन, कुल उत्पादन अधिकतम है, कुल उत्पादन अधिकतम है। इसके बाद देखो, जहां पर सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है, कुल उत्पादन घटना शुरू हो जाता है, और औसत उत्पादन भी घटना शुरू हो जाता है। अब इस सभी बातों को एक जगह लिखना होता है। ठीक है, उस हम लिखने की कोशिश करते हैं। ये ग्राफ आप अच्छे से बनाइएगा, इसके व्याख्या को हम एक टेबल में लिख रहे हैं। प्रथम अवस्था, प्रथम अवस्था,
प्रथम अवस्था में क्या होता है? प्रथम अवस्था में टीपी, प्रथम अवस्था में टीपी क्या होता है? बढ़ रहा होता है, बढ़ती दर से बढ़ रहा होता है। एमपी, सीमांत उत्पादन क्या है? ये भी बढ़ रहा होता है, बढ़ रहा होता है और अधिकतम भी हो जाता है, अधिकतम भी होता है और घटना भी शुरू हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है। ये सब याद करने वाले बिंदु है जो याद करोगे आप। एपी, सॉरी एपी एवरेज प्रोडक्शन क्या है? ये भी बढ़ रहा होता है, ये भी बढ़ रहा होता है। ठीक है, प्रथम अवस्था हो गई। जहां पर अधिकतम हो जाता है, जहां पर सीमांत उत्पादन अधिकतम हो जाता है, इस बिंदु, इसके वक्र को क्या कहा जाता है? जहां पर ये अधिकतम हो जाता है उसके वक्र को क्या कहा जाता है? उस बिंदु के वक्र को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जो आप पढ़ चुके हो अच्छे से। पहली अवस्था हो गई। दूसरी अवस्था, उत्पादन की दूसरी अवस्था, उत्पादन की दूसरी अवस्था क्या है? कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ रहा है, कुल उत्पादन, कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ रहा है, ये याद करना। एमपी क्या है? एमपी गिरना शुरू हो जाता है, गिरना यानी घटना शुरू हो जाता है, या गिरना या घट रहा होता है, घट रहा होता है, घट रहा होता है। एपी भी क्या है? एपी भी घटना शुरू हो जाता है, घटना भी शुरू हो जाता है। उत्पादन की तीसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, उत्पादन की तीसरी अवस्था में क्या होता है? कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ रहा होता है, ये दूसरी अवस्था। तीसरी अवस्था में घटना शुरू हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है। तीसरी अवस्था में क्या है? एमपी ऋणात्मक हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। एपी क्या है? एपी घट रहा होता है, घट रहा होता है, कभी शून्य नहीं होता, ये शून्य नहीं होता, ये कभी शून्य नहीं होता। ये हुई आपकी, ये उत्तर प्रदेश बोर्ड का, यानी हर बोर्ड का सुपर डुपर क्वेश्चन होता है, जो आपसे पूछा जाता है उत्पादन ह्रास नियम क्या है, उसकी व्याख्या करो टेबल से, ग्राफ से, और उसकी विशेषता के बारे में। ये ग्राफ की विशेषता है कौन कौन सी, ये आपको बताना है। प्रथम अवस्था में क्या है, दूसरी अवस्था में क्या है, और तीसरी अवस्था में क्या है। आप अवस्थाओं को व्याख्या के साथ समझ चुके हैं। अब एक कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक विवेकशील उत्पादक जो अधिकतम लाभ कमाना चाहता है, इन तीनों अवस्थाओं में कहाँ काम करेगा, किस हद तक लेबर लगाएगा कि उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो जाए? इस अवस्था में रहेगा कि इस अवस्था में रहेगा कि इस अवस्था में रहेगा? देखो, प्रथम अवस्था और दूसरी तीसरी अवस्था, ये तीनों दोनों अवस्थाओं में वो काम नहीं करेगा। दूसरी अवस्था में एक विवेकशील उत्पादक जो लाभ कमाना चाहता है, वो दूसरी अवस्था में काम करेगा, दूसरी अवस्था तक उत्पादन करेगा। क्यों? क्योंकि पहली अवस्था क्या है? सीमांत उत्पादन अधिकतम हो जाता है और घटना शुरू हो जाता है, लेकिन धनात्मक होता है। यानी वो 10 रुपया ले जाता है, लेबर मान लो 500 रुपया ले जाता है, तो पहले तो बढ़ती दर से बढ़ रहा होता है, 1000 कमा के देता है, 500 ले जाता है, 1000 कमा के देता है, फिर धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब 1000 से ज्यादा नहीं, 900, 800, 700,
600, 550, 510। ये मतलब क्या है, पहले जितना पैसा ले जा रहा है उससे ज्यादा उत्पादन करता है, फिर धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है, लेकिन जितना ले जाता है उससे ज्यादा जो है उत्पादन। तो ये पहली अवस्था ये बता नहीं पाता कि जितना ले जा रहा है क्या उसी के बराबर है। ठीक है, तो पहली अवस्था में जितना उस लेबर पैसा ले जाता है, जितना मजदूरी लेता है, उससे ज्यादा कमा के देता है। ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। तो उत्पादक लाभ कमाना चाहता है अधिकतम, और ज्यादा उत्पादन करने की कोशिश करेगा। तीसरी अवस्था क्या है, 500 मजदूरी ले जाता है और कमा के देता है 200 रुपए, तो 300 को तो लॉस होगा। तो ना तो इसमें काम करेगा, इस कतई इसमें काम नहीं करेगा उत्पादक। इसमें इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि और लाभ होने की संभावना बनी रहती है। इसमें क्या है, इसमें पहले तो जितना वो मजदूरी ले जाता है उससे ज्यादा जो है कमा के देता है, उत्पादन करके देता है। लेकिन धीरे धीरे इस अवस्था के अंत में क्या आ जाता है, जितना वो मजदूरी ले जाता है उसके बराबर आ जाता है। 500 रुपये मजदूरी ले गया तो 500 रुपये के बराबर उत्पादन का कार्य करता है इसके अंत तक। तो उत्पादक न इसमें काम करेगा न इसमें, इस अवस्था में काम करेगा इसकी अंत तक, जहां पर सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है। देखो सीमांत उत्पादन क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। इसके अंत में, दूसरी अवस्था के अंत में सीमांत उत्पादन क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है। सीमांत उत्पादन इस अवस्था के अंत में शून्य हो जाता है, और कुल उत्पादन क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। जहां पर सीमांत उत्पादन शून्य होता है वहां पर कुल उत्पादन अधिकतम हो जाता है। तो इस बिंदु तक ही वो उत्पादक उत्पादन का कार्य करेगा। तो आपसे ये पूछा जाए कि एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन की कौन अवस्था में काम करता है, दूसरी अवस्था में काम करता है, और कहां तक करता है, कहां तक लेबर लगाता है, जहां तक सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाता है। ठीक है, यानी सीमांत उत्पादन शून्य हो जाए उस हद तक जो है लेबर लगाता है, उससे ज्यादा लेबर नहीं लगाता है उत्पादक, क्योंकि उसके बाद नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि उत्पादन ह्रास नियम क्या होता है, और उत्पादन ह्रास नियम को कैसे समझाना है। उत्पादन ह्रास नियम, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का, आईसीएसई बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, सुपर डुपर क्वेश्चन है। ये बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, टेबल बनाना सीख लीजिएगा, ग्राफ बनाना सीख लीजिएगा, और व्याख्या में उत्पादन, कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन में क्या संबंध है इसके बारे में बनाना सीख लीजिएगा। बस आपका ये कम से कम 10 नंबर और मैक्सिमम 20 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई चीज़ कमी रह गई है, फिर से समझने की कोशिश है, या मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए। और थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।